ये जानना दिलचस्प होगा कि देश के विभिन्न भागों में हुई पुरातात्विक खुदाई में जो धनुष मिले उसे यह रहस्योद्घाटन होता है कि भारत के लोग लकड़ी, सींग आदि से बनाए सम्मिश्रित धनुष इस्तेमाल करते थे। मध्यकालीन यूरोप में जब इसका प्रचलन था उससे भी कम से कम 500 साल पहले भारत में ये इस्तेमाल किए जाते थे। सींग से बने धातुओं को 11वीं सदी में प्रयोग में लाए जाते थे। इस सम्मिश्रण की बहुत विज्ञता इस अर्थ में है कि इसके संरचनात्मक, तापीय, विद्युत, रासायनिक और यांत्रिक गुणों ने मुझे काफ़ी आकर्षित किया। मनुष्य द्वारा बनाए इन पदार्थों के बारे में मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती थी कि मैं एक रात में सब कुछ जान लेना चाहता था। मैं इन विषयों से संबंधित हर चीज़ को भली भांति से नज़र डालता था, अभी भी पढ़ता रहता हूँ। विशेष रूप से कांच एवं कार्बन फाइबर एंड फोर्स प्लास्टिक FRP के यौगिक में ज़्यादा रुचि लेता था। FRP सम्मिश्रक अकार्बनिक तंतु का एक ऐसा बुना हुआ जाल होता है जिसमें तंतु आपस में एक दूसरे से मजबूती से गुथे हुए होते हैं, जिन्हें रासायनिक पदार्थों का मिश्रण अपनी मात्रा अनुसार आयतन एवं आकार प्रदान करता है। फरवरी 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी TERLS को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान समुदाय को समर्पित करने के लिए मुंबई आई हुई थी। इस अवसर पर उन्होंने हमारी प्रयोगशाला में देश की पहली फिलामेंटल बाइंडिंग मशीन चालू की थी। इससे मेरी टीम को बहुत ही संतोष हुआ। मेरी टीम में जो साथी थे उनमें CR सत्या, PN सुब्रमण्यम और MN सत्यनारायण थे। हमने गैर चुंबकीय पेलोड ढांचे के लिए उच्च शक्ति की कांच की परत वाले आवरण को तैयार किया था और उन्हें 2 चरणों में साउंडिंग रॉकेट्स के साथ उड़ाया था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से थुम्बा में 2 भारतीय रॉकेट तैयार किए गए थे। इन्हें हमारे पौराणिक पात्रों रोहिणी और मेनका के आधार पर नाम दिया गया था। भारतीय उपग्रहों को फ्रांस के रॉकेटों से छोड़े जाने की अब आवश्यकता नहीं रह गई थी, लेकिन क्या ऐसा उस विश्वास के माहौल और प्रतिबद्धता के बिना संभव हो सकता था? कभी नहीं। जो प्रोफेसर साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के लोगों के भीतर पैदा की थी, उन्होंने हर व्यक्ति के ज्ञान और कुशलता का भरपूर उपयोग किया था। समस्याओं के हल ढूंढने में भी उन्होंने हर व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीधी भागीदारी निभाई थी। इस प्रकार टीम के हर सदस्य की हिस्सेदारी से ही कोई भी समस्या का हल बहुत ही समान तरीके से निकाला जा सकता है। प्रोफेसर साराभाई ने वास्तव में कभी भी अपने असंतोष को छिपाने की कोशिश नहीं की थी। वह हमसे बहुत ही सच्चाई से तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से बात किया करते थे। कई बार मैंने पाया कि वह चीज़ों को उतनी वास्तविकता से तुलना करते थे जितना वो सकारात्मक रूप में देखने में लगते थे। जब हम लोग ड्राइंग बोर्ड पर काम करते होते थे तो तकनीकी समझौते के लिए वह विकसित देशों के किसी व्यक्ति को बुला लाते थे और हमारी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करते थे। इसके साथ ही अगर हम निश्चित लक्ष्य को हासिल कर पाने में असफल होते थे तब भी वो हमारी प्रशंसा करते थे, चाहे हमने जैसा भी काम किया हो। जब भी कभी वह पाते थे कि हमें कोई ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है और वो सफल नहीं हो रहा है तो उस काम को वो बांट देते थे बाकी लोगों में। 20 नवंबर 1967 को जब TERLS से पहला रोहिणी 75 रॉकेट छोड़ा गया था तब हमने से हर एक उनके स्वयं के साँचे में ढल चुके थे। अगले साल के शुरू में प्रोफेसर साराभाई ने मुझे तत्काल मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। मैं प्रोफेसर साराभाई के काम के तरीके को भली भांति परिचित था। वह उत्साह एवं आशाओं से एकदम लबरेज थे। ऐसी स्थिति में अचानक मेरा प्रेरणा होना स्वाभाविक है। दिल्ली पहुंचते ही मैंने प्रोफेसर साराभाई के सचिव से उनसे मिलने की अनुमति मांगी। मुझे तड़के 3:30 बजे अशोक होटल में उनसे मिलने का समय मिला। दिल्ली मेरे लिए थोड़ी अपरिचित जगह थी और मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ की जलवायु भी रास नहीं आती थी। रात को खाना खाने के बाद मैं होटल की लॉबी में उनकी प्रतीक्षा करने लगा। मैं हमेशा से एक धार्मिक व्यक्ति रहा हूँ तथा मेरा मानना है कि ईश्वर के साथ हर काम में मेरी सहभागिता रही है। मुझे मालूम था कि जितनी योग्यता मेरे पास है अच्छा काम करने के लिए उससे और ज़्यादा योग्यता होना ज़रूरी है। इसलिए मुझे मदद की आवश्यकता है और वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है। मैं खुद अपनी योग्यता का सही अनुमान लगाया और इसे 50% तक बढ़ा दिया। फिर मैं अपने को ईश्वर के हाथों में सौंप देता था। इस भागीदारी में मुझे वह सारी शक्ति मिली जिसकी मुझे ज़रूरत थी और वास्तव में मैं आज भी महसूस करता हूँ कि वह शक्ति मुझे बह रही है। आज मैं यह पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि इसी शक्ति के रूप में मेरे भीतर ईश्वर है। इसी शक्ति से आप अपने उद्देश्य को हासिल कर अपने सपने को साकार कर सकते हैं।
दोस्तों ये कहानी अभी यहीं तक रहेगी, आगे की कहानी मैं आपको अगले क्लिप में दिखाऊंगा। अभी धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।